चीज में जा सकते हैं। एक तो है पाइथन विथ डेटा साइंस पे जा सकते हैं, ये कैटेगरीज है। एंड सेकेंड वन है पाइथन विथ डिजेंगो साइड जा सकते हैं, और एंड फ्लैक्स भी हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड तीसरा एक ऑप्शन है, आपने कुछ एंड्रॉइड का बोला था। नहीं एंड्रॉइड वो मैंने ये पूछा था। Okay. मतलब मैं मेजरली उस साइड देख नहीं रहा, वो एक्चुअली Okay. एज अ हॉबी और लॉकडाउन के टाइम पे मैं Okay. उस स्किल को डेवलप कर रहा था, सो आई Okay. जस्ट Okay. वांटेड टू नो इफ आई कुड ब्रश Okay. माय स्किल विद दैट। Okay. Okay. तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है, एक पाइथन विद डेटा साइंस एंड अनदर वन इज पाइथन विद डिजेंगो एंड फ्लैक्स। बेसिकली में डेटा साइंस जो बात बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा साइंस? डेटा साइंस का मेन मीनिंग है कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू ट्रांसफर structured form. This is known as data science. तो डेटा साइंस का मेन फंडा क्या होता है कि हम लोग डेली लाइफ पे जो भी डेटा क्रिएट करते हैं या जो भी डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाना, प्रॉपर सेंस बेस्ड डेटा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा साइंस। करेक्ट? तो ये करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है पाइथन, या तो आप ले सकते हैं आर या तो सेस, ये तीन टूल्स। पाइथन ज्यादातर अभी क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज पाइथन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ओपन कस्टमाइज, मतलब इसके अंदर जो भी ओपन टू ऑल, आई मीन आई एम अवेयर विद द टर्म्स। मतलब मेरा डोमेन कंप्यूटर साइंस से ही है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। यस, तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप खुद उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते, दैट्स बेटर। बट इसके अलावा भी एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग अभी तक देखे, जैसे कि लाइक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड आपने देखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा, बट पाइथन जो है दिस इज नोन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड। ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड? मींस आपके जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, उसके जो फंक्शन नीड है, वो सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यू हैव टू जस्ट कॉल एंड देन परफॉर्म। तो दैट्स व्हाई इस प्रोग्रामिंग के जो लाइन ऑफ कोड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इसको इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू राइटिंग होता है, हर एक चीज बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, बट इसके अंदर और भी एक चीज है कि ये फंक्शन ओरिएंटेड होने के बावजूद दिस इज सपोर्ट बाय ऊप्स लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब ऊप्स को भी ये क्या करता है, इंटरनली सपोर्ट करता है फॉर डेवलपमेंट साइड। क्लियर दैट? यस सर। अभी ये तो चीज हुआ कि पाइथन क्या है और क्यों हम लोग पाइथन ले रहे हैं, बट ये जो डेटा साइंस है दिस इज नॉट ए बेस्ड ऑन, मतलब दिस इज नॉट पाइथन। बेसिकली डेटा साइंस इज डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर। अभी ये जो मशीन लर्निंग है, इसको परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पाइथन चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या क्या चीज हमें प्रोवाइड करेगा मशीन लर्निंग के अंदर? मशीन लर्निंग मींस व्हाट? मशीन लर्निंग का मतलब होता है कुछ ह्यूमन की टास्क को कम करने के लिए हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग, राइट। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं एलेक्सा, लेंसकार्ट, ठीक है ना, ये सब जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम दे क्या रहा है ना, नॉर्मली ह्यूमन का जो टास्क है उसको रिड्यूस करके उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा है, वही चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग का कई सारा एल्गो है जो प्रोवाइड कौन करता है, पाइथन। तो एल्गो में क्या क्या चीज आता है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग आता है, सेकेंड वन आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड वन आता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये तीन टाइप के लर्निंग होता है। ओके, क्लियर इट? अब ये जो सुपरवाइज लर्निंग है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। वन इज आपके पास है रिग्रेशन, एंड अनदर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉन एज ए क्लासिफिकेशन। ओके, रिग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ एस्टिमेट करना या कुछ प्राइस कैलकुलेट करके निकालना, ये सब चीज कहां से होता है, रिग्रेशन के अंदर होता है। इन मशीन लर्निंग रिग्रेशन का भी कई सारा टाइप है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, फिर उसके बाद आता है आपके पास मल्टी लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद आता है आपके पास लेसो रिग्रेशन, फोर्थ वन पार्ट आता है आपके पास
रीज रिग्रेशन, इतना सारा रिग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब की मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? जो लीनियर रिग्रेशन है वो एक इनपुट वैल्यू होगा और एक आउटपुट वैल्यू होगा, मतलब दो वैल्यू के बेस पे लीनियर रिग्रेशन काम करेगा। मल्टी लीनियर रिग्रेशन कैसे होगा? जब हम लोग बहुत सारा इनपुटेड के बेस में से कोई सिंगल आउटपुट हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ओके। और लेसो एंड रीज रिग्रेशन क्या होता है? लेसो जो ओवरफिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड ए लेसो। जो अंडरफिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड ए रीज, ठीक है। तो ये पूरा एक एल्गोरिथम है जिसके बेस पे से हम कुछ प्राइस बेस एस्टिमेशन या प्राइस बेस कुछ कैलकुलेशन करने के लिए इस टाइप ऑफ एल्गोरिथम को हम लोग यूज करेंगे, ओके। समझ में आया चीज? हाँ सर। के अंदर कोई क्वेश्चंस? नो सर। ओके, देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% जो एप्लीकेशन है दीज आर परफॉर्म बाय क्लासिफिकेशन टेक्निक। जैसे कि अगर नॉर्मल एकदम छोटे से छोटे अगर मैंने बोलूं, आप बैंक पे लोन अप्लाई करते हैं, लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, वो भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन। सेम चीज अगर मैंने बोलूं कि मुझे कोई मोबाइल का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन करना है, उसका रेटिंग क्लासिफिकेशन करना है, ये सब कुछ चीज कहाँ पर आता है? आपका क्लासिफिकेशन टेक्निक्स के अंदर आता है। और इसका एल्गोरिथम भी बहुत सारा है जिसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डिसीजन ट्री, देन उसके बाद आता है आपके पास रैंडम फॉरेस्ट, इसके अलावा आता है थर्ड वन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन उसके बाद आता है फोर्थ वन, दिस इज कॉल्ड ए KNN, के नियरेस्ट नेबर। देन फिफ्थ वन पार्ट आता है SBC, दिस इज कॉल्ड ए सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। सिक्स वन चीज आता है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट बायस NB। इसके अलावा सेवेंथ वन आपके पास आएगा लीनियर डिस्क्रीमेंट एनालिसिस। इतना पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन। टोटल 7 एल्गोरिथम है एक क्लासिफिकेशन टेक्निक के, ओके। बट इसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो डेटा स्टोर हम लोग करेंगे या जिस डेटा के ऊपर हम लोग काम करेंगे, उस डेटा ऑलवेज क्या रहेगा? लेबल रहेगा, मतलब उसका कॉलम की नाम एटलीस्ट रहेगा, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डेटा के अंदर से क्या इनपुट करना है और क्या हम लोग उधर से फीचरिस्टिक चीज फाइंड करेंगे। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। क्लियर इट? यस सर। इसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग को बेसिकली बोला जाता है अनलेबल ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड ए अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे कि लाइक अगर मैंने ऐसा कोई डेटा दिया जिसमें ना तो कोई कॉलम नेम है, जिस डेटा है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग। और उसमें सबसे पहला चीज आता है आपका ग्रुपिंग टेक्निक्स। क्या आता है? ग्रुपिंग टेक्निक्स। और सेकंड वन आता है डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक। डायमेंशन रिडक्शन, ये डायमेंशन रिडक्शन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमीन्स के अंदर देयर आर 2 टेक्निक्स है, वन इज केमीन्स, अनदर वन इज ग्रुपिंग के अंदर DB स्कैन। ये 2 टाइप का टेक्निक्स है ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे कि आप अमेजोन देखते होंगे, ठीक है, तो अमेजोन क्या करता है? आपके पास कई सारा सेगमेंट बना दिया, लाइक वोमेन का कैटेगरीज बना दिया, मेन का कैटेगरीज बना दिया, होम किचन की कैटेगरीज बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरीज बना। ये सब बनाए कैसे? बिकॉज अमेजोन का पूरा जो डेटा है वो डेटा पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के उनको जो ग्रुपिंग क्रिएट किया, दे आर परफॉर्म बाय द DB स्कैन बेस, जिससे आप जैसे ही कैटेगरीज में क्लिक कर रहे हो तुरंत के बाद आपके पास डेटा आ जा रहा है। अगर वो डेटाबेस फॉर्मेट पे होता तो उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, ठीक है ना। तो दैट इज द एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं अननॉर्मलाइज फॉर्म में से एक नॉर्मलाइज फॉर्म पे कन्वर्ट करने की जो प्रोसेसिंग है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, ओके। ऐसे ही सेम आता है आपका डायमेंशन डिडक्शन टेक्निक, जिसमें वो क्या करता है? आपका डेटा की जो साइज है या जो डायमेंशन है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होता है PCA, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। दीज आर द पार्ट ऑफ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक। ये ज्यादातर इमेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज पाइथन एक ऐसा चीज है जो इमेज को भी क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग करता है। जबकि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप देखे होंगे तब आप एज ए इमेज को क्या करते थे? फाइल की तरीके से ट्रीट करते थे, पता हो, राइट। बट इसके अंदर इमेज को फाइल की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, इसमें इमेज को डेटा की तरीके से रीड किया जाता है। और उसके लिए भी कई सारा लाइब्रेरी इसमें अवेलेबल है, जैसे कि लाइक OpenCV है, टेंसरफ्लो है, केरास है, जिसमें से इमेज का कई सारा प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। जैसे कि लाइक मैंने अगर बोलूं, लाइक जस्ट इमेज रिकॉग्नाइजेशन है,
टेक्स्ट माइनिंग एक्सेट्रा। यस, रिकॉग्नाइजेशन। फिर उसके बाद आता है इमेज क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ऐसे कई सारा एग्जांपल आप इधर देखेंगे जो डायमेंशन डिडक्शन बेस पे चलेगा, ओके। देन उसके बाद आता है जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें ज्यादातर आता है आपका एनएलपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएलपी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो जो पूरा क्या काम करता है, गूगल की एपीआई से पूरा प्रोसेस करता है कि हम जो वॉइस को दे रहे हैं उसी वॉइस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, कन्वर्टाइज कर रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद जो चीज आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब डेटा साइंस इतना क्यों चल रहा है बाहर। इसका रीजन ये है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मेन यूटिलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर तो सब लोग यूज कर रहे हैं, वेबसाइट भी सब लोग यूज कर रहे हैं, बट इसको और ज्यादा क्वालिफाई कितना बनाएंगे और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस के लिए ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, आपका डेटा साइंस प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली देखे होंगे, आप lenskart.com को देखे होंगे आई थिंक, तो उसमें उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिया, उन्होंने क्या किया, नॉर्मली वो लोग चश्मे के फ्रेम को डायरेक्टली एज ए ई कॉमर्स की तरीके से भी डाल सकते थे, बट उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या दिया कि आप जैसे ही यस मींस उन्होंने पहले हमारा फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके बाद उनका जितना भी फ्रेम है उसको लॉजिकली क्या कर दिया, उसके साथ मैच कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो कंजम्पशन हुआ, इससे क्या हुआ, आपका वेबसाइट और ज्यादा बेटर तरीके से लोगों के पास फ्लो हुआ, बिकॉज लोगों को फिजिकली उस शॉप पे जाना नहीं पड़ रहा है, ओके। और डायरेक्टली वो लोग क्या कर पा रहे हैं, ऑनलाइन उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मींस टाइमिंग कंज्यूमिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ डेटा साइंस, जिससे हम लोग बहुत इजीली उसको प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग कहां पर देखते हैं, डेटा साइंस के अंदर, ओके। इसमें पहला कैटेगरीज हम लोग क्या देखते हैं, कोर पाइथन देखते हैं। इसमें आपको पाइथन की स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ यू आर द साइंस बेसिक सिंटैक्स जो है वो तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आई एम प्रीटी मच अवेयर ऑफ बेसिक सिंटैक्स, तो बहुत अच्छा होगा इसको अंडरस्टैंड करना। देन उसके बाद आता है डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दुनिया में कई सारा डेटा है, लाइक सेल्स की डेटा हो सकता है, मार्केटिंग के डेटा हो सकता है, सिविल के डेटा हो सकता है, मैकेनिकल की डेटा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटा हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन ऑफ डेटा है उसको कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। एंड सेकेंड वन चीज, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग डेटा साइंस को ज्यादातर स्टैटिक डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, बट डेटा साइंस इज नॉट ए स्टैटिक डेटा, डेटा साइंस इज ए डायनामिक डेटा। जैसे कि अगर नॉर्मली आपको एग्जांपल बोलूं, आप अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट को व्यू करते हैं, तुरंत कुछ टाइम के बाद देखना वो फेसबुक में आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमने उधर देखा था बोल के डायरेक्ट लिया है, बट ऐसा नहीं है। अमेजोन ने फेसबुक के पास से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसको एनालाइज करके हमें वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो इस टाइप ऑफ डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग मार्केट में जाएंगे हमारे पास ऐसा ना रहे कि हम लोग सिर्फ स्टैटिक डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर वर्क बाय द डायनामिक डेटा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग, ओके। आफ्टर डेटा अंडरस्टैंडिंग के बाद इसमें डेटा टेस्टिंग भी एक पार्ट आता है, जिसमें जैसे कि आप नॉर्मली अगर मैंने बोलूं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है, ठीक है। उसके बाद नल टेस्टिंग आता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपका डेटा के अंदर से स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होता है वो भी आप इसमें से कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा की स्टैंडर्ड पता चले। बिकॉज हम लोग जब एल्गोरिथम में लेके जाएंगे, एल्गोरिथम में लेके जाने से पहले हमें पूरा डेटा का एक टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि डेटा की क्वालिटी क्या है, वो पूरा टेस्टिंग आप इधर देखने वाले हैं, जिसके बेस पे वन बाय वन स्टेप जाएगा। आफ्टर डेटा टेस्टिंग के बाद फोर्थ वन पार्ट जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है ग्राफ। डेटा को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ग्राफ इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सब लोगों को डेटा के बारे में पता नहीं चलता। चलो हमने डेटा साइंस किया है बोल के हम लोग डेटा को देख के पता कर सकते हैं, बट हमारे कंपनी का जो ओनर है, दे आर नॉट अंडरस्टैंड टू द डेटा। तो उनको अगर मुझे इसको अंडरस्टैंडिंग कराना है तो सबसे पहले डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और वो डेटा ग्राफिकली प्रेजेंट कब होगा? जब डेटा प्रॉपर विजुअलाइज होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर इसमें हर एक टाइप ऑफ ग्राफ आपको मिल जाएगा, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोरिकल चार्ट, स्कैटर चार्ट, ठीक है ना, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। ऐसे सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ अवेलेबल इन पाइथन, जिसके बेस पे आप डेटा को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो फॉर दैट विजुअलाइजेशन बेस, ओके। आफ्टर विजुअलाइजेशन के बाद जो चीज आता है, इसमें बेसिक स्टेट हम लोग देखेंगे, जो भी स्टेट की फंक्शन है। जैसे कि हम इस जगह पर देखते हैं लाइक मीन किसको बोलते हैं, मीडियन किसको बोलते हैं, मोड किसको बोलते हैं,
ये सब जो बेसिक स्टेट्स फंक्शन है वो चीज का मैथमेटिकल क्लास पाइथन के अंदर उसको कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। इससे आपको स्टेट का पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। जैसे ही स्टेट्स का क्लियरेंस मिलेगा देन हम लोग जाएंगे एल्गो के ऊपर। और एल्गो भी इसमें दो तरीके से रहेगा। पहले स्टेट बेस पे एल्गो क्या बोलना चाहता है, नॉर्मल जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा स्टेट का वो हम लोग देखेंगे। देन उसके अंदर से कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे फीचरिस्टिक चीज, वो फिर हम लोग उधर से देखने वाले। ओके, ये दोनों रहेगा। मतलब इससे आपको फायदा क्या होगा, पाइथन के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लाइक अगर आपको अपना खुद का एल्गोरिथम भी बनाना है यू कैन क्रिएट दैट। तो अगर आपको स्टेट्स बेटर तरीके से पता चल गया, उसको फंक्शन पता चल गया, तो आप अपना स्टैटिस्टिक्स वैल्यू खुद से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो वो भी चीज आप पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ओपन सोर्स एज ए पैकेज की तरीके से। ओके, करेक्ट। तो जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद 7th वन पार्ट आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो एल्गोरिथम को सेट किया या हमने जो एल्गोरिथम को बनाया वो कितना पार्ट तक सही दे रहा है, कितना पार्ट तक रॉन्ग आंसर दे रहा है, ये पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ योर एल्गोरिथम, ठीक है ना। जिससे हमें एक्यूरेसी मिलेगा और एक्यूरेसी से हम लोग पता करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम कितना परसेंटेज तक सही दे रहा है और कितना परसेंटेज तक रॉन्ग आंसर दे रहा है। ये पूरा चीज हमें इधर से क्या होगा पता चलेगा। क्लियर? यस। तो ये पूरा स्टेप्स रहेगा आपका पाइथन विद डेटा साइंस के अंदर। ओके 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 सर। भी इसके अंदर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। सर टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ। पर डेटा साइंस के साथ शायद मेरा मशीन लर्निंग का टॉपिक भी एडेड था उसमें। ओके, ये तो है ही। मैं ये जो मशीन लर्निंग बोला ये पूरा मशीन लर्निंग के पार्ट आएगा। ओके, ये पूरा जो एल्गोरिथम होता है और डेटा साइंस जो बोलते हैं, इसमें आपको मैंने जो बोला ना डेटा अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डेटा जैसे होता है, वो पूरा इसमें एनरोल्ड रहेगा सर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें जितना भी एल्गोरिथम है उसमें ऑलमोस्ट 5 केस स्टडी हम लोग परफॉर्म करते हैं। 5 केस स्टडी का मतलब अलग अलग डेटा को हमें फैच करना है और उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम को परफॉर्म करके देखना है कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो सबसे ज्यादा बेटर इस डेटा के ऊपर कैटेगराइज हो रहा है, ठीक है ना। जिससे आपको रियल लाइफ पे जब आप जाएंगे तो आपको कोई भी डेटा अगर मिलता है कंपनी से, आप उस डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ओके सर। ओके, तो ये पूरा कैटेगरी उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें और एक चीज कैटेगराइज होता है मशीन लर्निंग के बाद, एक एआई का प्रोफेशनल आता है जो सेमी सुपरवाइज में जाता है। एआई से पहले इसमें एक चीज रहता है जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स। मैंने ये चीज आपको पहले क्यों नहीं बोला, न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है सेम मशीन लर्निंग का ही परफॉर्मेंस, बट मशीन लर्निंग जो सिंगल टाइम परफॉर्म करता है उस जगह पर न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस करता है। बट एल्गोरिथम सेम है, जो लीनियर रिग्रेशन है इधर भी लीनियर रिग्रेशन है, बट इसमें क्या होगा, लेयर वाइज होगा और ऊपर जो हमने देखे वो सिंगल लेयर वाइज काम करता है, इधर मल्टीपल लेयर वाइज काम करता है। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है कि जो नॉर्मल मशीन लर्निंग है उसका जो एक्यूरेसी है उससे 10 गुना ज्यादा एक्यूरेसी हमें कहां पर मिलता है, न्यूरल के अंदर। रीजन, क्योंकि वो एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम चेक कर रहा है और ऑब्वियस दैट अगर मल्टीपल टाइम डेटा को चेक करेगा उसका आउटपुट, उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ओके, इसमें भी 3 कैटेगरी आता है, एक CNN आता है, एक BNN आता है, ठीक है ना। ये दोनों कॉम्बिनेशन रहता है, बाइनरी न्यूरल नेटवर्क होता है, कॉन्सोल न्यूरल नेटवर्क्स होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं सबसे ज्यादा। इसका रीजन क्या है, जब एक इमेज, जैसे कि एक नॉर्मल लाइक एग्जांपल दूं, हम लोग एक बीच में अभी एक आर्टिकल के ऊपर काम कर रहे थे, उसमें ऐसा था कि लाइक सपोज पकड़ लो आप कोई भी डीमार्ट पे जाते हो, उसके जो काउंटर है उस काउंटर के हर एक काउंटर का हमने एक इमेज लिया, उसमें जितना भी पर्सन खड़े थे उनका, उनके हाथ में जितना भी सामान था उन सबका हमने एक इमेज लिया। और मैंने आपको बोला ये जो इमेज मैंने आपको ला के दिया, उस इमेज में से अगले मंथ का डीमार्ट का क्या स्टॉक्स बढ़ाना चाहिए वो आप फाइंड करके, तो आप क्या करेंगे। तो मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लोग खड़े हैं उनके जो इमेज है उस इमेज के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कौन सी सामान है, और उस सामान के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑन एन एवरेज निकालना पड़ेगा कि कौन सी सामान का सेलिंग सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सी सामान का सेलिंग सबसे कम हो रहा है, और इसके हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, स्टॉक को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इन सब प्लेसेस पे ऑब्वियसली क्या आएगा, डीप लर्निंग आएगा।
अदरवाइज मैं नॉर्मल मशीन लर्निंग अगर करता हूँ तो बेटर तरीके से हमें एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, बिकॉज इट इज ए इमेज। ओके, और ये जो इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा उसके लिए भी क्या है, फंक्शन है, जहां पर हम लोग इमेज लिए और इस इमेज के ऊपर क्या टेक्स्ट है, बिकॉज इसमें नॉर्मल इमेज में क्या होगा, बाइनरी पे तो चला जाएगा, बट मुझे बाइनरी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो सामान वो परचेस कर रहे हैं उसका जो टैग नेम है, वो टैग नेम को मुझे क्या करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, इमेज टू टेक्स्ट चाहिए, ताकि ओरिजिनल इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट करके ला सकूं, वो पूरा प्रोसेसिंग भी इसमें रहेगा। सेम जैसा कि आप कोई इमेज के ऊपर भी इमोशन को गेट करना या जेंडर प्रिडिक्ट करना, इमोशन के हिसाब से कोई बिहेवियर देना, या लाइक आपका आई कांटेक्ट को सिलेक्ट करना, ये सब चीज कहां पर आता है, आपका डीप लर्निंग प्रोसेसिंग के अंदर आता है, जो धीरे धीरे कहां पर जाता है, एआई के ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका डेटा साइंस के अंदर। ओके, क्लियर सर। और ये प्योरली प्रैक्टिकल सिनेरियो पे रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थ्योरी बेस पे ही चलते रहेगा, आपको बोरिंग लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने बोला वो ए टू जेड प्योरली प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेस पे रहेगा, और वो भी हैंड्स ऑन बेस पे। मतलब मैंने आपको 2 एल्गोरिथम करके दिखाऊंगा, तीसरा आपको टास्क रहेगा जिसमें आप परफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो डाउट्स को तीसरे दिन सॉल्व होगा, देन जाके हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जाएंगे, अदरवाइज जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से रहेगा आपका पूरा परफॉर्म। ओके ओके, और सर ये जो मैम ने मुझे ब्रीफ किया था विथ डेटा एनालिसिस, वो भी इसी के अंदर डेटा साइंस मतलब होल हो जाता है, पूरा कवर अप हो जाता है, उसमें डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, डेटा मतलब डेटा फेचिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कैटेगराइज, ये सब मतलब मींस इसमें 3 टाइप ऑफ वैकेंसीज आप फुलफिल कर पाएंगे। कोई भी डेटा साइंस के अंदर सबसे पहला कैटेगरीज रहता है डेटा इंजीनियर, वो भी आप इसमें से बन पाएंगे। इसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स, वो भी आप बन पाएंगे। डेटा एल्गोरिथम डिजाइनर, वो भी आप बन पाएंगे। और लास्ट में रहता है डेटा साइंटिस्ट, वो भी इसके अंदर कवर अप होता है। और सर जो डीबीए होता है उनका, हाँ वो डीए के अंदर आ जाएगा। हाँ, इसी के अंदर, क्योंकि जब आप कोर पाइथन करेंगे उसमें डेटाबेस का पार्ट पूरा कवर अप हो जाएगा, तो वो भी आप कर पाएंगे, राइट। मतलब वो मैम ने ब्रीफ किया था रिगार्डिंग द बिजनेस एनालिस्ट, एंड वो भी इसी के अंदर कवर अप हो जाता है। कवर अप हो ही जाता है। देखो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से बिजनेस इंटेलिजेंस के अलावा भी कई सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी में बिजनेस इंटेलिजेंस का वैकेंसी सबसे ज्यादा होता है, बट अगर आपके पास ऑल ओवर ऑल एनालिटिक्स का नॉलेज होगा तो आप इजीली क्या कैप्चर कर पाएंगे, बिजनेस एनालिटिक्स को कैप्चर कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, और सर इसमें एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन के अलावा जो जिस तरीके से मैम ने ब्रीफ किया था, कि जैसे बिजनेस एनालिस्ट और वो लोग बिजनेस एनालिस्ट लोगों को बेसिकली ये होता है कि दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द बिजनेस साइड, सो उनको प्रोग्रामिंग का इतना आइडिया नहीं होता है, सो दे आर मोर यूज्ड टू द टूल्स, सो वो टूल्स का इंटीग्रेशन भी इसके अंदर हो जाएगा। नहीं, उसके लिए क्या रहता है, देखो मैं वो चीज क्यों नहीं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज जब वो लोग कौन करते हैं, जिन लोगों के पास कोई प्रोग्रामिंग के नॉलेज ना हो, जो लोग प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वो लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं, आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पे जाते हैं। उससे क्या होता है, देखो आपका सैलरी का बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। अगर लाइक एक नॉर्मल पर्सन जो MS ऑफिस जानता है, और उसको अगर मैंने बोलूं कि आप एनालाइज करो, जैसे कि TCS में करते हैं वो लोग का सैलरी क्यों नहीं बढ़ता है, रीजन क्या है कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पता हो, वो लोग सिर्फ टूल का नॉलेज लेते हैं। तो टूल से नॉलेज से क्या होता है, आपके पास एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है कि मैं यही डेटा का ही क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई डेटा का मैं प्रोसेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक नॉलेज का क्या हो जाता है, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है। दैट इज द थिंग। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं कि लाइक बिकॉज ऑफ यू आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो आपके पास ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा तो आप इसको बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और आपके पास वेरिएशन क्या रहेगा, यू हैव टू गो टू द, मैंने जो बोला डेटा इंजीनियर, डेटा कैटेगराइज, आप डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकते हो। लाइक कोई बोलता है मुझे एक AI प्रोडक्ट बनाना है जो मशीन लर्निंग के बेस पे होता है, वो साइड पे भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है फॉर दैट टूल्स के हिसाब से। So I mean, if I wish to apply for business analyst as well, तो मैं इन concepts के ऊपर भी मैं implementation दे सकता हूँ। Yes. Okay. That is the thing. ठीक है ना। एंड सेकेंड वन जो था डिजेंगो वगैरह जो था, दिस इज द बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन जो आप डिजाइनिंग करते हैं,
जो नॉर्मल HTML डिजाइन होता है वो चीज को सपोर्ट करता है और वो सर्वर साइड में होता है। जैसे कि हम लोग ASP.NET JS सब काम जो करते हैं उसके जैसा ही ये डिजेंगो भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए वेबसाइट डिजाइनिंग अप टू द MVC। मतलब जो MVC बेस रहता है वही सेम चीज कौन प्रोवाइड करता है? आपका डिजेंगो। ओके सर। और डिजेंगो में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है, आपको जो HTML डिजाइन है वो करने की जरूरत नहीं, डिजेंगो खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। पता चला? यस सर। मतलब एक एडवांटेज आपको उधर मिल जाता है। बट मेरे ख्याल से इन अभी अगर करंटली कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन है डेटा साइंस, क्योंकि इसका डिमांड अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। जैसे कि आज से अगर 1 साल पहले की अगर मैंने बात करूं तब अगर डेवलपमेंट पे 10 जॉब निकलता था, ठीक है, बट अभी 10 में से 7 जॉब एज ए डेटा के बेस पे निकलता है और 2 जॉब आपका क्या निकलता है? डेवलपमेंट के साथ। एंड सेकंड वन चीज, डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा हेडेक है फॉर दैट टाइम सिनेरियो। एक कोड पर डे मुझे अपडेट रहना पड़ेगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका ग्रोथ भी बेटर है, प्लस आपको डेली न्यू चीज इसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये सब चीज इसमें क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके। और कोई टेक्निकल क्वेश्चन? नो सर। और सर मुझे डिजिटली मैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स आई मीन ये जो डेटा साइंस का पूरा जो प्रोग्राम है वो तो ऑप्ट कर रही रहा हूँ एक्चुअली। मतलब डिजेंगो वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो इसलिए था कि आई जस्ट वांटेड अ कमांड ओवर अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका मैं कंप्लीट फ्रेमवर्क और यूज कर सकूं। मैं समझ गया। देखो बेसिकली ये भी आपको एक एडवांटेज दिखा देता हूँ। बेसिकली देखो, डेटा साइंस से आपने टूल्स तो बना लिया, राइट? अभी टूल्स को मैं लॉन्च कैसे करूंगा? अभी मैंने टूल्स तो बना दिए, उसमें मेरा कोड है, बट क्लाइंट को मैं दूंगा क्या? तो क्लाइंट को मैं जब दूंगा, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं उसको सॉफ्टवेयर दूंगा या तो मैं उसको कोई वेबसाइट बना के दूंगा। एक होता है सॉफ्टवेयर जो आपको कोर पाइथन करते टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे टिकेंडर। इससे आप GUI बना सकते हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा। और एक ऑप्शन है कि आप अगर वेबसाइट सिनेरियो में जाते हो तो उसके लिए क्या रहेगा? डिजेंगो। ठीक है ना? ये पूरा वेब प्लेटफॉर्म बेस है एंड सर्वर साइड है। इसको बोलेंगे डायनामिक वेबसाइट। ठीक है ना? और इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि इसमें डिजाइनिंग का कोई टेंशन नहीं है। एंड सेकेंड वन चीज, एडमिन पैनल भी एक खुद से क्रिएट करके दे देता है, जो दूसरे किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं है। राइट? तो मतलब एडमिन पैनल मेरा क्रिएट हो गया। अभी क्लाइंट को मुझे जो पूरा प्रोसेस करना है, जो मेरा डेटा एनालिटिक्स के अंदर है, उसको मैंने कहां पर लॉन्च करा सकता हूं? मेरा डिजेंगो के अंदर। राइट? मैंने अगर मैं एडमिन पैनल वाला कॉन्सेप्ट मतलब समझा नहीं, समझे नहीं? देखो, जैसे कि आप कोई भी कंपनी का जो वेबसाइट्स होता है, वेबसाइट का मतलब कुछ टेबल्स जिसको हम लोग लिंक करते हैं, कहां पर? होम पेज के साथ। अभी वो जो टेबल बना उसको मैंने एडिट, अपडेट, डिलीट कहां से करूंगा? ओके। वो चीज कहां पर क्रिएट होता है? एडिट पैनल में, वो भी ऑटोमेटिकली। मुझे उसको खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो टेबल्स वगैरह, आई मीन डिजेंगो के अंदर तो टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट हाँ, जो बैकएंड साइड रहता है आपका, लाइक डेटाबेस की जो बैकएंड साइड है आपका, वो चीज का जो मैनेजमेंट है वो आप डायरेक्टली एडमिन पैनल पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। ओके। जो दूसरे प्रोग्रामिंग में हमें कोडिंग लिख के क्रिएट करना पड़ता है, इधर वो चीज क्या होता है? ऑटोमेटिकली बना के हमें दे देता है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ डिजेंगो। ओके। बाकी सॉफ्टवेयर वाला तो इधर कवर अप हो जाता है आपका। मतलब जब कोर पाइथन हम लोग करेंगे उसमें सॉफ्टवेयर वाला कवर अप हो जाता है। टिकेंडर उसमें प्योरली कवर अप हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। मतलब मुझे वही था कि मतलब जो पाइथन और सर पाइथन विद स्लाइस के अंदर क्या है, मैम ने कहा था कि उसके अंदर कुछ एनिमेशन का कुछ आता है, तो बस वही एक पॉइंट है। और समझा दो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो डिजेंगो है ना, दीज आर द बेस्ड ऑन MVC। और ये जो फ्लैग्स है ना, दीज आर द कोर, मतलब नॉर्मल, जैसे कि कोर PHP हम लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा सेम फ्लैग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर सर्वर। ठीक है ना? तो बेसिकली अभी करंट टाइम पे कोई फ्लैग्स को यूज नहीं करता, बिकॉज ये कोर सर्वर है, इसमें सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, और इसमें डिजेंगो के ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजेंगो एंड फ्लैग्स। हाँ, और रिसेंटली वैसे भी MVC फ्रेमवर्क को ज्यादा प्रेफरेबल, तो ज्यादा प्रेफरेबल है, दैट्स व्हाई लोग ज्यादातर मतलब डिजेंगो को यूज करते हैं। ओके। ज्यादा से। ओके।
ओके। और कोई क्वेश्चंस? नहीं, मतलब क्वेश्चंस नहीं, मतलब वही मुझे जानना था। मैम ने कहा था कि डिजेंगो और फ्लेक्स के अंदर क्या एक्चुअली जो डिफरेंस तो है। डिजेंगो में और जा सकते हो बिकॉज डिजेंगो अभी डिमांड पे भी है और एमबीसी है तो अच्छा है। और हाँ, क्लास मतलब आई विल बी सिस्टम तो प्रेफरिंग डिजेंगो मोर सर। यस। और जो एनिमेशन का जो मैम ने कहा था वो क्या था? एनिमेशन इसके अंदर जैसे कि लाइक एनिमेशन मतलब जावास्क्रिप्ट होता है जो इसके अंदर एनरोल्ड होता ही है। ओके, डिजेंगो के अंदर। यस, डिजेंगो के अंदर एनरोल्ड होता है तो उसको आप जस्ट ओके ट्रैक करना पड़ेगा, मींस लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिंक करेंगे उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट दे ही देगा, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके। ठीक है। और सर जो डिजाइन का आपने कहा, मतलब डिजाइन का उसके अंदर आएगा नहीं, वो मैं समझा नहीं जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो। मतलब जैसे आपने डिजेंगो के अंदर कहा ना कि जैसे वेबसाइट वो एक डायनेमिक वेबसाइट होगी। हाँ, सो बेसिकली देन डायनेमिक के अंदर डिजाइन का मैंने जो पार्ट बोला, बेसिकली अभी जो डिजाइनिंग यूज होता है ना, दीज आर द रेस्पॉन्सिव, ये आपको पता होगा। रेस्पॉन्सिव के लिए हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप। अब ये बूटस्ट्रैप की जो पूरा लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की जो टैग है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कहां पर, डिजेंगो के अंदर। तो जस्ट आपको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। मैन्युअली एचटीएमएल की जैसे हम लोग कोड लिखते हैं फिर डिजाइनिंग करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नीड नहीं है। ओके, इसके अंदर उसके अंदर ऑलरेडी शायद डायरेक्ट इसके अंदर अब कॉल ही देना है। यस, दैट इज द थिंग। ओके तो नॉर्मली लोगों को हेडेक रहता है कि मैं डिजाइनिंग कैसे करूंगा, ये रेस्पॉन्सिव होगा कि नहीं होगा, आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। तो ऐसा सर नहीं। इज इट पॉसिबल कि हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक स्टैटिक वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं? हाँ, यस, ऑब्वियस दैट, बिकॉज डायनामिक हो रहा है मतलब उसके अल्टरनेट साइड पे आप स्टैटिक भी बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। मतलब वही है कि फिर उसे अगर हम स्टैटिक बना रहे हैं तो फिर उसका बैकएंड बेस ना हो जाए। हाँ, यस यस, जो सर डेटाबेस नहीं आएगा, नॉर्मली पेज बनेगा उसमें टेक्स्ट का ज्यादा यूटिलाइज होगा ज्यादातर। ओके 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 सर, ओके। समझ गया। मतलब एक्चुअली मुझे वही था, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मैंने ऑप्शन में रखा था इन दोनों को कि पाइथन विद डेटा साइंस एंड पाइथन विद डिजेंगो एंड फ्लास्क। यस, आई मीन द थिंग वाज कि मुझे दोनों ही चीजें करनी है बिकॉज पाइथन विद डिजेंगो इज मतलब एज वी से ना कि एक प्रोग्रामर should have सब कुछ master over a एक language होना with a चाहिए। complete deploy। नहीं मतलब he should have master over his language। Yes, जिस लैंग्वेज को वो बोल रहा है तो फिर उसमें उसे फ्रेमवर्क पे भी कंट्रोल होना चाहिए। yes, yes, या फिर पूरा, उसे डिप्लॉयमेंट के साथ एक yes। मतलब एक लैंग्वेज को मतलब कॉन्फिडेंटली पूरा मास्टरी हो बोल गया सकता। उसके अंदर, हाँ, और कोई चीज ऐसा नहीं बचा कि यस वो नहीं एग्जैक्टली। होता है, ऐसा नहीं बचा। हाँ एग्जैक्टली सर, यस, इसलिए मैं पाइथन डिजेंगो को प्रेफर कर रहा था यस, कि मुझे वो चीज भी करनी है अगर मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ पाइथन डिजेंगो। यस, हो जाएगा। ओके ओके सर। और सर प्रैक्टिकल सेशंस का किस तरीके से कंडक्ट होगा सर, वो भी थोड़ा इसमें, ब्रीफ कर सकते हैं आप? हाँ, मैं उसमें इसमें ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ये पूरा जो थ्योरी फंडा मैंने आपको दिखाया, इसका जो पूरा प्रैक्टिकल होगा उसके लिए हम लोग पहले इसका जो ज्यादातर मैंने एडिटर यूज करता हूँ वो जुपिटर यूज करता हूँ। आप चाहो तो पाइथन भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली जुपिटर इट इज द वेब बेस्ड सिस्टम जिसमें आपका ये रन होता है आपका ब्राउजर में। ओके नॉर्मली कुछ कुछ प्रोग्राम आपको मैंने मिक्स करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने सिंपल प्रोग्रामिंग जो पाइथन पे करता हूँ वो बहुत इजी है। जैसे कि लाइक इसमें कोई लाइब्रेरी लेने की जरूरत नहीं रहता है। नॉर्मली आप प्रिंट करना चाहते हो, नॉर्मल प्रिंट कर दो, काम खत्म। अगर आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हो, हाँ वो तो मुझे पता है सर, ये तो आपको पता ही है। इधर से आप एंस करोगे, एक्स प्लस वाई कर दो और प्रिंट एनएस कर दो। ये हो गया आपका मतलब कुछ नॉर्मल एग्जांपल। ओके, मतलब कुछ जगह पे जैसे टूल्स यूज करना आएगा तो उस जगह पे किस तरीके से होगा वो मुझे जानना है। यस, अभी देखो इस जगह पर जो एनालिटिकल बेस है ना वो मैं आपको एक हाँ दिखाता हूँ जिसमें मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज किया था। इसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरी मैंने यूज किया था, ये पूरा लाइब्रेरी है देखो। जैसे कि पांडाज है, पांडाज किस लिए, पांडाज नमपाई, हाँ जो सीएसवी डेटा को रीड करता है या लाइक एक्सेल डेटा को रीड करता है, ये सब चीज के लिए हम लोग पांडाज यूज करते हैं। नमपाई क्या होता है, नमपाई टेक्स्ट डेटा में इतना ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता है, बट अगर आप इमेज बेस्ड डेटा को प्रोसेस करते हो तो नमपाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इमेज से जो डेटा आता है वो पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेट पे होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, नमपाई होता है। ओके, और उसके बाद जो ग्राफ वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो चार्ट वगैरह उसके लिए तो मैटप्लॉट होता है और उसके अपडेटेड होता है सीबॉन, मतलब उससे ज्यादा ग्राफिकली बनाने के लिए सीबॉन। इसके बाद तीनों जो नीचे वाला है ये प्योरली जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, जैसे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लीनियर रिग्रेशन और मैट्रिक्स। ट्रेन टेस्ट का मतलब होता है जो पूरा होल डेटा है उसको दो सेगमेंट पे डिवाइड करने के लिए वी आर यूजिंग बाय ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज मेरा जो एल्गोरिथम है उसमें अगर पूरा का पूरा डेटा डाल दूं तो 100% रिजल्ट हमें दे देगा। बट मैं
उसमें ऐसा फाइंड करूंगा कि मेरे डेटा को, ऑल डेटा को मैं नहीं डालूंगा, उसमें कुछ डेटा मैंने रिमेनिंग रखूंगा ताकि एल्गोरिथम के बाद मैं टेस्ट कर सकूं मेरा एल्गो किस बिहेव में परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई हम लोग डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक होता है ट्रेन और एक होता है टेस्ट। क्लियर? यस सर। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन तो ये मेन एल्गोरिथम है, और मैट्रिक्स किस लिए, जो एक्यूरेसी होता है, वो एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए क्या होता है, मैट्रिक्स लाइब्रेरी होता है। ओके, अभी सबसे पहले आप डेटा को रीड कराएंगे इधर से, जो भी आपके पास डेटा है वो डेटा को रीड कराने के लिए हम लोग रीड अंडरस्कोर CSV या रीड अंडरस्कोर TXT या रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ऐसे जितने भी टाइप ऑफ डेटा है उसका ऑलरेडी फंक्शन है जिसके बेस पे हम लोग डेटा को रीड एंड प्रोसेस करेंगे। ओके ओके सर। आफ्टर जैसे ही डेटा रीड हो जाएगा वो एक वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे ही वेरिएबल में आ गया, पहले मैंने डेटा को टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम फाइंड किया, जिस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सेव फंक्शन, जिसमें आया मेरे पास 1,19,040 रिकॉर्ड्स है और 31 इज द कॉलम। और ये पूरा वेदर की डेटा है जो मैंने नीचे डिस्क्राइब करके आपको दिखाया कि मीन टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, विंड गेस्ट स्पीड कितना है, STA क्या है, ये सब चीज आपका एक डिस्क्राइब वाइज हमने देखा कि पूरा डेटा में क्या क्या स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसके पास 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, ये सब चीज क्या होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें जरूरत पड़ता है, जिसका फंक्शन भी डिस्क्राइब है। ओके, जो प्री डिफाइंड फंक्शन। आफ्टर डेटा सेट करने के बाद हम लोग उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, बिकॉज ये जो डेटा है एक टेम्परेचर बेस्ड डेटा है, मैं उसको बार चार्ट या पाई चार्ट उसमें इसको मैंने ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई हमने इसको किस में डाला, स्कैटर प्लॉट में डाला। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, दो डेटा सेट के हिसाब से जो रिलेशन है वो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज होता है, स्कैटर प्लॉट यूज होता है। ठीक है ना? तो इसमें हमने दो चीज दिया, एक एक्स में दिया है मिनिमम टेम्परेचर, वाई में दिया मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी दोनों का डेटा को अगर देखोगे इट इज ए वेरी बेस्ड रिलेशनशिप, क्योंकि ये सब कुछ डेटा बहुत नजदीक में है। देखो कुछ ही डेटा है जो बाहर है, बाकी सब डेटा नजदीक में है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो डेटा है उसमें ओवरफिटेड प्रॉब्लम बहुत कम। ओवरफिटेड का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज मैंने बोलूं इंडिया की जो ऑल ओवर पॉपुलेशन है उससे सैंपल साइज ज्यादा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ये होता है तो क्या होगा, ओवरफिट होगा, और ओवरफिट होगा तो आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, और वेरिएंस क्रिएट होगा तो लास्ट में जो एक्यूरेसी आएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। ओके, तो दैट्स व्हाई हमने इस जगह पर क्या यूज किया, एक स्कैटर प्लॉट यूज किया, जिससे हमें पता चले कि दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है, वो पूरा रिलेशन इधर से हमें पता चल रहा है। ओके, इसको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इधर और एक प्लॉट बनाया जो सीबॉन से आता है, जिसमें दो प्लॉट का मिक्स है, एक बार चार्ट और एक लाइन, जिसमें क्या कर रहा है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को एक ट्रैक कर रहा है। ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन का मतलब जैसे जैसे आप हुआ है उसके हिसाब से वो ट्रैक करते जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कैसे मैक्सिमम टेम्परेचर का फ्लो पड़ रहा है इसके ऊपर, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं गिस प्लॉट, जो अप्लाई कौन करता है, आपका सीबॉन। ठीक है ना? ये थोड़ा अपग्रेडेड ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी। मैटप्लॉट में आपको बेसिक चार्ट मिल जाएगा, कुछ एडवांस चार्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सीबॉन। इसके अलावा भी और एक चार्ट लाइब्रेरी आता है जिसको बोलते हैं प्लॉटली। प्लॉटली का मतलब क्या होता है, ये जो चार्ट मैंने बनाया दिस इज ए लोकल चार्ट। लाइक अगर सपोज को बोल लो आपको ये चार्ट आपको बॉस को दिखाना है, तो आप लैपटॉप लेके तो जाओगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप मेल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वो रन नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा चार्ट को होस्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लॉटली। एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहां पर आप अपना चार्ट को होस्ट कर सकते हो और दुनिया की कोई भी जगह पर जाके उसको दिखा सकते हो। ठीक है ना? इट इज ए वंडरफुल क्लाउड, जिसका हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे इसके अंदर, जिससे हमें क्या होगा, इजी टू शोइंग होगा, मतलब सामने वाले को इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्प्ले करा पाएंगे। ओके, तो वो भी चार्ट इसके अंदर इंटीग्रेट रहेगा फॉर दैट पर्पस ऑफ योर इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर इट? यस सर। इसके बाद आता है हमने मिनिमम टेम्परेचर की डेटा को हमने देखा क्या दिखा रहा है, जो भी डेटा है। अभी ये पूरा डेटा को दो डिफरेंट वेरिएबल में हमने डाल दिया, मिनिमम टेम्परेचर को एक्स में डाल दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने वाई में डाल दिया। अभी उसके आगे मैंने एक रिसेव फंक्शन दिया। रिसेव मतलब क्या है, ये जो मिनिमम टेम्परेचर की डेटा है, बिकॉज जब हम लोग इसको पांडास से डेटा रीड किया तो दैट मीन्स ये डेटा डेटा फ्रेम बेस पे है। डेटा फ्रेम मतलब क्या होगा, रो एंड कॉलम होगा, उसका इंडेक्स होगा। बट कई बार एल्गोरिथम में डेटा डालने के लिए वो डेटा क्या करता है, एक एरे के बेस पे सपोर्ट करता है। ठीक है ना? या मैट्रिक्स बेस पे सपोर्ट करता है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बाय रिसेव फंक्शन, जिसमें हमने ये पूरा डेटा को एक सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, जो डेटा फ्रेम था दिस इज ट्रांसफर बाय सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके,
आफ्टर सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट होने के बाद अभी डेटा को हम लोग स्प्लिट करेंगे, जो मैंने ऊपर आपको बोला था कि जो पूरा होल डेटा है वो होल डेटा को डालने के बजाय हम लोग वो पूरा डेटा को दो सेगमेंट पे डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रेन और एक टेस्ट। और ये डिवाइड करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, टेस्ट साइज, दिस वन। ये टेस्ट साइज का मतलब क्या होता है, मैंने अगर इधर 0.2 दिया मतलब 80% डेटा आपका ट्रेन में जाएगा और 20% डेटा आपका कहां जाएगा, टेस्ट में। ट्रेन के अंदर भी दो कैटेगरीज है, एक इनपुटेड एक आउटपुटेड, और टेस्ट के अंदर भी दो चीज है, इनपुटेड एंड आउटपुटेड। मतलब टोटल 4 वैल्यू हमें इधर से मिलेगा, एक एक्स ट्रेन मिलेगा और एक वाई ट्रेन मिलेगा, एक एक्स टेस्ट मिलेगा और एक वाई टेस्ट मिलेगा। अभी एक्स ट्रेन जो है वो क्या है, आपका इनपुटेड वैल्यू, मतलब जिसके बेस पे से आप प्रिडिक्ट करेंगे, ओके। और वाई ट्रेन जो है ये आपका आंसर वाला पार्ट, मींस जो चीज को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सेम चीज एक्स टेस्ट में क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, और वाई टेस्ट में क्या रहेगा, प्रिडिक्टेड डेटा रहेगा। क्लियर दैट? तो ये 4 वैल्यू कहां से मिलेगा, ये ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। इतना क्लियर? इसके अंदर कोई डाउट्स? नो सर। अभी जैसे ये डेटा स्प्लिट हो गया, अब ये डेटा को मुझे कहां पर डालना है, एल्गो में। तो एल्गो में जो बनाया है ऊपर हमने इधर क्या दिया है, लीनियर मॉडल, जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। अभी पूरा ऑल ओवर पाइथन मशीन लर्निंग के अंदर जितना भी पैकेज बना हुआ है, इसका 80% वर्क क्लास बेस्ड है, ठीक है ना। तो मींस कोई भी क्लास की फंक्शन को मुझे अगर कॉल करना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट, तब जब मैं क्लास की फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन वी आर क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, जो मैंने इधर नीचे क्रिएट किया था, ये जो मैंने बनाया, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्लास। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैंने उसमें डेटा डालूंगा, तो डेटा डालने के लिए कमेंट होता है फीड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन डॉट फीड एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन मतलब इनपुट और वाई ट्रेन जो प्रिडिक्ट करेगा, दोनों डेटा हमने डाल दिया, जिससे आपका एल्गोरिथम अभी रेडी हो गया यूज करने के लिए। अभी जैसे ही मेरा एल्गोरिथम रेडी हुआ, अभी उसमें मैं क्या चेक करूंगा, उसका कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यू चेक करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट। आपको पता होगा इंटरसेप्ट जितना ज्यादा आता है उससे हमें क्या पता चलता है कि उसका रिलेशनशिप क्या है, कोएफिशिएंट से पता चलता है उसका रैंकिंग क्या है, वो चीज मुझे कहां से पता चलता है, कोएफिशिएंट। तो ये चीज में अच्छा आया 10 और 0.92, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने इधर दिया कि एवरी 10% अगर मिनिमम टेम्परेचर होता है तो उसका इफेक्ट मैक्सिमम टेम्परेचर में कितना पड़ता है, 0.92% पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज से हमें स्टैटिस्टिकल वैल्यू पता चल जाएगा। आफ्टर दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स टेस्ट है उसके बेस पे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ओरिजिनल आंसर है उसके साथ मैंने जो एल्गोरिथम बनाया उसका प्रिडिक्टेड आंसर का क्या रेफरेंसेस है, वो चीज कहां से पता चलेगा, इस जगह से। तो प्रिडिक्ट इज द फंक्शन दे कैन प्रिडिक्ट द एजम्पशन ऑफ आंसर, ठीक है ना। बिकॉज एजम्पशन कीवर्ड मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज ये जितना भी एल्गोरिथम है ये पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस है, और स्टैटिस्टिक्स में एक बात है कि लाइक कोई भी स्टैटिस्टिशियन कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा एल्गोरिथम 100% तक सही आंसर देगा, राइट, बिकॉज इट इज ए एजम्पशन। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेड ऑफ एजम्पशन आंसर, ओके। तो आफ्टर प्रिडिक्शन के बाद हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कि उसका ओरिजिनल वैल्यू कहां पर था, वाई टेस्ट में, और जो प्रिडिक्ट होके हमारे पास आया वो कहां पर है, वाई प्रिंट के अंदर। तो इन दोनों को मैं जब टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट किया तो उसका एक्चुअल वैल्यू देखो क्या आया, 28, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो कितना है, 33। मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस कितना हुआ, ऑलमोस्ट 5 जैसा समथिंग। मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एल्गोरिथम है वो 90% तक सही आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑल एल्गोरिथम। इसी तरीके से हम लोग हर एक एल्गोरिथम में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सिनेरियो परफॉर्म करेंगे, ओके सर। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा रहेगा, जैसा ये डेटा मैंने आपको नॉर्मल एक एग्जीक्यूशन के लिए दिया, ऐसा सेम हम लोग फेसबुक के डेटा भी लेंगे, ट्विटर का डेटा भी लेंगे, और उसमें कैसे हम लोग एज ए बिजनेस बेस पे कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे, वो भी चीज इसके अंदर प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा पूरा होल क्लास के अंदर, ओके। अभी और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेस पे, तो मुझे सर आपने जैसे फेसबुक और ट्विटर की बात की, तो सर जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो हम सीखेंगे, जो आपने कहा विद जेंगो, उसके अंदर एपीआई इंप्लीमेंटेशन भी इंक्लूड हो जाएगा? यस, इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको एक मैं दिखाता हूँ, रुको।
आप एपीआई के बिना भी आप डेटा ले सकते हो इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं विकी के ऊपर डायरेक्ट विदाउट एपीआई मैंने डेटा लिया था, ये चीज मैंने आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसका विदाउट एपीआई मैंने डेटा फैचिंग कर रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है पाइथन के अंदर। अभी नीचे जाओगे, ये विकी का कुछ कंट्री लिस्ट है। अभी मुझे सीधे कंट्री लिस्ट का डेटा ही मुझे लेना है, जो मैंने ऑफलाइन होके भी उसके डेटा को क्या कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ इधर। आपको अगर मैं दिखाऊं इसका ओरिजिनल एग्जांपल, अभी आप इसके अंदर जाओगे ना, नीचे ये पूरा जो कंट्री का लिस्ट था वही सेम कंट्री इधर आपको दिखेगा पूरा ऑनलाइन। तो ये सिर्फ पाइथन में हो सकता है और किसी में भी नहीं हो सकता। मतलब डेटा तो मैं समझ गया। मतलब जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कंसर्न से मैं आपको पूछ रहा था कि मतलब उसके अंदर एपीआई इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, राइट? यस, इसके अंदर भी रहेगा। जैसे कि लाइक फेसबुक के कैसा डेटा गेट कर सकते हैं, उसके लिए डेवलपर अकाउंट कैसे होता है, उसका एपीआई को कैसे आप लिंक करेंगे, वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके। और उसमें से भी हम लोग डेटा को फैच करेंगे, अलग अलग अकाउंट के डेटा को कैसे लेंगे, वो तो रहेगा ही रहेगा। और प्लस इस तरीके से भी रहेगा, लाइक मेरे पास कोई भी वेबसाइट का एपीआई नहीं है बट मुझे वो डेटा चाहिए ऑन एन इम्पोर्टेंस, तो फिर मैं उसको इस तरीके से भी डेटा गेट कर सकता हूँ। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज रहेगा पाइथन के अंदर। ओके सर, क्लियर इट? यस सर। तो इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो रहेगा आपके सेशन के अंदर। ओके सर। और कोई क्वेश्चंस? नो सर। समझ में आया? इस तरीके से रहेगा पूरा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और कोई भी डाउट्स होगा आपको पूछना रहेगा, ये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी आप सिनेरियो करेंगे, जो भी आपके पास डाउट्स निकलता है, जितना भी डाउट्स निकलता है, प्लीज आस्क मी, तो उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करके दूंगा आपको। इट्स नॉट मुश्किल। ओके, श्योर सर। ओके।